तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैंने मना कर दिया उसके बाद बड़ी फिल्मी एंट्री थी। मैं निकल रहा था और सामने से शाहरुख अंदर आ रहे थे। बाद में पता चला वो रोल उनको मिल गया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इरफान हमारे कंटेम्पररी थे। जब हम थिएटर कर रहे थे दिल्ली में, वो भी थिएटर कर रहे थे। जब हम सीरियल्स में आए तो वो भी सीरियल्स में आए। कई बार हम लोग होते थे, अब गाड़ियां, मान लो गाड़ियां निकल गई यूनिट की, कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं इरफान पुलिया पे बैठे हुए हैं कि दूसरी गाड़ी आएगी तो हमें लेके जाएगी। हम लोगों का फाइट सीक्वेंस था फैमिली द टाइगर ब्लड में। जब हम बुलेट्स फायर करते हैं, एक तरफ से मैं बुलेट चला रहा था, एक तरफ से वो फायर कर रहे थे, तो उनकी गन से एक बुलेट का कवर था, वो निकल के नाचता हुआ तेज आके यहाँ लगा था सिर पे। आपके सर? मेरे सिर पे बहुत तेज लगा था। मैं गन वन रख के बैठ गए। शॉट तो कट हुआ। अमित जी दौड़ के आए, सिर से हलाया, मेरा क्या हुआ क्या हुआ। मैं बस वो कुछ लगा है। तो उन्होंने देखा कि बहुत चोट लगी है। मैंने गया तो दरवाजा ही संजय खान ने खोला। अच्छा। मैंने कहा खान साहब मैं आ गया हूँ बम्बई। आपने कहा था शिफ्ट होने के लिए, मैं शिफ्ट हो गया, मेरे पास कोई काम अभी है नहीं। तो अपनी ड्रावर में से 50,000 कैश निकाल के मुझे दिया हाथ। उस टाइम पे? उस टाइम बोला ये रखो काम आएगा। मुझे उनको बहन की गाली देनी थी, दे दिया मैंने। गाली देते ही उन्होंने शॉट रोक दिया। आप गाली कैसे दे रहे? मैंने कहा अमरीश जी आप मेरे सीनियर हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं गाली कैसे दूंगा आपको? स्क्रिप्ट गाली दे रही है। मैं तो किरदार हूं, मैं तो एक्टर हूं। नहीं नहीं ये गाली नहीं देंगे आप। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। दोस्तों, कुछ लोग लाइफ में हमें ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत सारा स्ट्रगल करके अपनी मनचाही मंजिल तो हासिल करते हैं, लेकिन वो इतना लो प्रोफाइल रखते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से, उनके किसी भी तरह के बर्ताव से ये पता ही नहीं चलता कि उनके टैलेंट का कद कितना बड़ा है। आजकल ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो कि ना सिर्फ अपने टैलेंट से बल्कि अपने अच्छे स्वभाव से भी अपने सारे व्यूअर्स के साथ साथ अपने को एक्टर्स के भी दिलों में एक खास जगह बना के रखते हैं। मिलिए द फेमस एक्टर एंड पोएट शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से। वेलकम टू सक्सेस फंडे शैलेंद्र जी। नमस्कार रवि जी। आपके पटल सक्सेस फंडे पर आमंत्रित करने के लिए हृदय तल से आभार। आपने मुझे इस योग्य समझा, बुलाया। तो सबसे पहला सवाल, आपका ये इलस्ट्रियस करियर रहा है जिसमें कि आपने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, उसके बावजूद भी क्या कभी आप मुड़कर देखते हैं पीछे तो आपको क्या लगता है कि इसमें जरूरत से ज्यादा मिला, जितना चाहा था उतना मनचाहा मिला, या कहीं कुछ कमी रह गई? रवि जी मैं ये मानता हूं कि हमें जो कुछ भी मिलता है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। सेल्फ मेड जैसी कोई बात जो होती है वो होती नहीं है। यदि आप इस पटल पर मुझे आमंत्रित नहीं करते तो मैं अपनी मन की बात, अपने हृदय की बात कहने में असमर्थ हूं। इसी प्रकार जिस तरह से डिफरेंट डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने मुझे काम दिया, मुझे काम कई डायरेक्टर्स ने सिखाया, तो यदि उनका योगदान नहीं होता तो मैं यहाँ आज आपके सामने बैठा नहीं होता। तो जीवन ने, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है मैं उससे संतुष्ट हूं। और आगे क्या करना है उस चुनौतियों की प्रतीक्षा करता हूं कि और नई चुनौतियों वाली भूमिका कब मिले। एकदम से सेटिस्फाइड हो जाना तो अभी आपकी मृत्यु है। सेटिस्फेक्शन इज डेथ। तो ये ईश्वर को धन्यवाद देना कि जो दिया बहुत दिया। हाँ, आगे और चुनौतियां दो और अच्छी भूमिकाएं दो ताकि हमें मेहनत करनी पड़े। ये मेरा विचार है इस संबंध में। तो आप एक बात बताइए, क्या आप बचपन से ही विलेन बनना चाहते थे, या कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने आपके पैदा होते ही ये गुड न्यूज ब्रेक की कि मुबारक आपके घर पे विलेन पैदा हुआ है? आपने शुरुआत कैसे की विलेन वाले करियर की? ऐसा कुछ नहीं था। हम फिल्में देखते थे वहां जिस शहर में मैं पैदा हुआ था, बलिया, उत्तर प्रदेश। ओके। पैदाइश तो मेरी आजमगढ़ की है, मेरे ननिहाल में हुई थी, वहां उसके पास ही है बलिया, मेरे पिताजी का घर। वहां एंटरटेनमेंट का एक ही साधन था, पिक्चर। ओके। सिनेमा।
या दशहरे के समय रामलीला होती थी तो वो हम देखने जाते थे। तो फिल्मों को देख के एक आकर्षण होता था कि यार ये पर्दे पे जो आदमी दिख रहा है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। कैरेक्टर क्या करना है वो दिमाग में नहीं आता था, फिर इस पर्दे पे आना है, बड़े पर्दे पे। ओके। तो उस वक्त तक सिनेमा की इतनी समझ भी नहीं थी, हम सोचते थे पता नहीं कैसे लोग फिल्मों में जाते होंगे, शायद सिर्फ गोरे लोगों को मिलता होगा काम, क्योंकि फिल्म में हर आदमी गोरा दिखता था हमें। तो एक हीन भावना आती थी कि मैं तो काला हूँ यार, मुझे कैसे काम मिलेगा फिल्म में। फिर दोस्तों में अगर बोल देते थे कि सब लोग बोलते थे कोई डॉक्टर बने या कोई, मैं बोलता मैं एक्टर बनूंगा, सब दोस्त हंसना शुरू करते थे। देखो जरा शक्ल देख लो पहले, अच्छा। ये हीरो बनेंगे। पहले एक्टर बनने का कॉन्सेप्ट ये होता था कि ये हीरो बनना चाहिए। अच्छा। तो हमें तो ये भी समझ नहीं थी कि हमें क्या बनेगा, वो तो बाद में पता चला कि डायरेक्टर लोग निर्धारित करते हैं कि भाई आप ये भूमिका करेंगे, करेक्ट। अनलेस अनटिल आप स्टार सन ना हो, करेक्ट। आपको लॉन्च किया जाए प्रॉपरली कि ये आप हीरो बनेंगे। तो हम तो निर्भर करते हैं निर्देशकों पे। तो ऐसा कुछ बचपन में ये नहीं था कि हीरो बनना है विलन बनना है, पर्दे पे आना है, वो बड़े वाले पर्दे पे दिखना है। ये ग्लैमर अट्रैक्ट करता था। कैसे जाना है कहाँ जाना है वो रास्ता भी नहीं पता था। वो तो आगे धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे क्या है। वो था कि एक है ना एक शेर की, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये बाद में समझ में आया कि बहुत मुश्किल है। करेक्ट। उस टाइम पे तो कुमार और कपूर का भी बोलबाला हुआ करता था इंडस्ट्री पे। तो और कितना मुश्किल या आसान था आपके लिए एक नए नाम के साथ में एक नई पहचान के साथ अपना एक मुकाम स्थापित करना ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर सारे दिग्गज हैं और मतलब जैसे आपने बताया कि हीरो ही बन सकते हैं। तो वहां पे एक बतौर एक्टर एंट्री पाना कितना मुश्किल था उस टाइम पे बॉलीवुड में। मुश्किल तो पहले तो रास्ता ही समझ में नहीं आता था, फिर कुछ किसी ने समझाया कि आपको एनएसडी में एडमिशन लेना चाहिए, ओके। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। मैं गया, फॉर्म वॉर्म ला के भर भर के अपना सब तैयारी में था। इधर जैसे इस वक्त आपने देखा होगा कि एक बीमारी आई थी, कोविड। हम्म। उस पीरियड में एक बीमारी आई थी, डेंगू। ओके, ये बात है कौन से सन की। ये है आपकी बात अराउंड 81 82 की। ओके। तो मेरा था कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा और सीधा एनएसडी में एडमिशन लूंगा, एक्टिंग की तैयारी करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस डेंगू महामारी, उसको उस वक्त महामारी हुई थी, वो मतलब हर घर में डेथ हो रही थी और हर फैमिली के मेंबर को डेंगू होता था। ओके। जो बच जाता था वो भाग्यशाली। अच्छा। हमको भी हुआ। उसमें मेरे छोटे भाई जो 16 17 साल की उम्र थी, राजेंद्र नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई। ओ। और मेरे पिताजी हृदय रोगी थे, डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था। वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ओके। तो 28 दिन के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई दिल्ली में। आंखों के आगे जवान बेटा जाते हुए। जाता है जी। तो मेरे तो सारे स्वप्न धाराशायी, खत्म। अभी कौन सा एक्टर और क्या, घर के लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, पिताजी नहीं रहे तो एक महीने में दुनिया बदल गई। बदल गई 28 दिन के अंदर। तो एनएसडी के कुछ लोग थे जिनको पता था मैं अप्लाई करने वाला हूँ और ये है, उन लोगों से मुलाकात हुई। मैंने कहा मैं नहीं भर रहा भाई फॉर्म वॉर्म। तो बोले कि बेटा आप निराश मत हो, एक हमारे यहाँ एनएसडी के थे बच्चू भाई, राम गोपाल बजाज, प्रोफेसर, बाद में हेड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी हुए। अच्छा। वो मुझे एक मित्र के घर मिल गए तो बोले शैलेंद्र जिंदगी में ना कभी कभी जिंदगी आपको एनएसडी से ज्यादा सिखा देती है। एक्टिंग क्या है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही तो है। तो आप चिंता मत करो, अगर आपने डिसाइड किया हुआ कि आप एक्टर बनोगे तो आप एक्टर बनो, आप थिएटर करो, रंगमंच करो, दिन में कोई जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। अभी फैमिली को संभालना प्रायोरिटी है। समझ में आ गया। एनएसडी के लोग और वहाँ
संगीत नाटक एकेडमी था, वहाँ की लाइब्रेरी वगैरह में मुझे बोल दिया गया कि आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ओके। तो मैं उनकी लाइब्रेरी से किताबें वगैरह निकलवा के पढ़ लेता था। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो थी वो थिएटर के जो दिग्गज थे उस जमाने में, अमिताभ दास गुप्ता, राजेंद्र नाथ जी, रोबिन दास, लाला हजारिका, इन लोगों ने मुझे अपने, उनके ग्रुप थे उसमें नाटक कराना शुरू किया। ओके। तो मुझे याद है, आपने शायद नाम सुना हो, महाश्वेता देवी बंगाल की बहुत बड़ी राइटर थी, अभी तो उनकी डेथ हो गई। उनकी एक उनका एक नॉवेल था श्री श्री गणेश महिमा। ओके। नाम आपको गणेश का लग रहा है, बट वो वहां के सोशल एटमोस्फियर पे था। अच्छा। और जो गणेश नाम का आदमी था वो बड़ा बदमाश था। अच्छा। तो ये वो माइथोलॉजिकल माइथोलॉजिकल नहीं था वो। ओके। वो था गांव का ठाकुर था, उसका नाम था गणेश। और बचपन में पैदा हुआ था तो एक दंती था, यहाँ एक दांत था उसको, तो माँ बाप ने नाम गणेश रख दिया। गणेश रख दिया, लेकिन वो बड़ा होकर बहुत बदमाश था। तो उस नाटक में मेरा पहला प्रवेश हुआ था। और मेरा सौभाग्य कि महाश्वेता देवी खुद आई थी वो नाटक देखने। और जब हमारा शो खत्म हुआ तो उन्होंने पीठ ठोकी थी मेरी कि शाबाश बेटा, तुमने चरित्र को जीवंत कर दिया। अखबारों में नाम वाम छपने लगे, थिएटर में एक अच्छा खासा नाम धीरे धीरे क्रिएट हुआ। और मैं पूरी लगन से, निष्ठा से थिएटर कर रहा था। अचानक एक दिन मुझे ग्रीन रूम में एक आदमी मिलने आया कि एक डायरेक्टर है जो इंडिया का फर्स्ट साइंस फिक्शन बना रहे हैं, सिग्मा, स्पेस सिटी सिग्मा, उसमें आपको वो मुख्य खलनायक देना चाहते हैं। मुझे पता भी नहीं था, टीवी देखते थे हम लोग, आज जितना टीवी था उस तरह नहीं था, एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। करेक्ट। तो मैं चला गया मिलने। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरा कुछ टेस्ट वोस्ट लिया, कुछ बुक चेक किया। तो बोले आप मेरी सीरियल के विलेन हैं। कैरेक्टर का नाम था जकाकू। ओके। आप जकाकू गूगल करें, सारा डिटेल आ जाती। 8 से 9 घंटे मेरा मेकअप होता था उसमें। 8 से 9 घंटे। हाँ। ओके। मैं रात को जाके उनकी इजी चेयर पे लेट जाता था और मेकअप मैन मेकअप करता रहता था। सुबह 6-7 बजे बोलता था इज रेडी टू शूट नाउ। ओके। और आप सो जाते थे रात को? सो जाता था। इरिटेशन भी होती थी क्योंकि पूरा स्प्रिट गम और क्या क्या लैटेक्स वगैरह लगता था। सिर पे हेड शेव किया था मैंने, यहाँ पे हड्डियों का इम्पैक्ट लाने के लिए थर्मोकूल और उसके ऊपर लैटेक्स लगा के उसको ऐसा इम्पैक्ट दिया गया था कि यहाँ से मेरी हड्डियां ऊपर ऐसे ऐसे हैं शेप में। तो पूरा करने में बहुत ही थकान हो जाती थी। और उसके बाद अगले जब तक वो मेकअप क्रैक ना कर जाए तब तक हम शूट करते थे। ओके। तो टफ रोल था, बट जब वो टेलीकास्ट हुआ था तो उसके बाद मेरा शहर में, दिल्ली में चलना मुश्किल था। सड़क में लोग ऑटोग्राफ, और उस जमाने में सेल्फी कैमरे वगैरह नहीं थे, फोन नहीं थे, तो लोग अपने फोटोग्राफर लेके आते थे कैमरा में कि इनके साथ मेरी फोटो खींच। अच्छा। तो ऐसे फोटो में खींचते थे। तो मतलब इंडिया में फॉरेन मैगजीन्स में मेरे बहुत इंटरव्यू छपते थे, मेरे बारे में छपता था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कवर में मेरी फोटो वोटो आ गई थी। तो जबरदस्त पॉपुलरिटी मिली थी मुझे उससे, सिग्मा से। बट उसी दौरान, उसके अगले दिन सिग्मा में जिस दिन मेरी कास्टिंग कंफर्म हुई थी, उसके 2 दिन बाद मुझे कॉल आई थी कर्नल कपूर की। अच्छा। कि एक सीरियल है उसमें मैं आपको कास्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या नाम है? बोले फौजी। ओके। मैं गया तो उन्होंने कैरेक्टर बताया कि ये है वो है। मैंने कहा ठीक है करेंगे। फिर उन्होंने पूछा आपकी डेट्स क्या क्या फ्री है? मैंने कहा वो तो डेट्स तो अभी मेरी अशोक तलवार साहब के पास है जो सिग्मा बना रहे हैं। तो मैंने वहीं से फोन लगाया अशोक तलवार को, तो बोले आप वो साइन कर लो, जब कपूर साहब का शूट होगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैंने कहा वो एडजस्ट करने को तैयार है। तो नहीं, रुको, कैसे एडजस्ट करोगे? मुझे तो डिफेंस के डिफरेंट स्टेशन पे, एयरफोर्स पे, मिलिट्री में, आर्मी में परमिशन लेनी है,
और कब परमिशन मिलेगी या मैं कब जाके शूट करूंगा वो फिक्स नहीं है। इधर बाद में आप बोलोगे कि जब मुझे डेट मिल जाएगी तो आप बोलोगे कि आपकी डेट यहाँ बिजी है, तो आप बेटा या तो वो छोड़ दो या ये छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं कमिट तो पहले उनको कर चुका हूँ सिग्मा को, हम्म, और ये एथिक्स के खिलाफ है कि बिल्कुल। साइन की हुई चीज मैं मना कर दूं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैंने मना कर दिया उसके बाद बड़ी फिल्मी एंट्री थी। मैं निकल रहा था और सामने से शाहरुख अंदर आ रहे थे। ओके। उस जमाने में वो शाहरुख नहीं हुए थे। हम्म। तो एक गोरा सा लड़का था, हरी हरे पिस्ता कलर की ड्रेस पहन के आया था। तो मुझे लगा कोई एक्टर मिलने आया होगा, और बाद में पता चला वो रोल उनको मिल गया। ओ, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, वो उनके नसीब में था। ये मतलब वो मेरे डेट्स का पंगा हो गया, नहीं तो आज बांद्रा की मन्नत में आप बैठे होते। मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि शाहरुख का अपना करिश्मा है, उनका एक अपना चार्म है, उनका हीरो वाला कैरेक्टर है। मैं कहीं से भी हीरो इंडियन कॉन्सेप्ट में नहीं दिखता हूँ। या तो मैं विलन हूँ या मैं कोई कैरेक्टर। तो अपने बारे में गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। जहां मैं हूँ वहां ठीक हूँ। मजाक की बात है, ऑब्वियसली वो बहुत ही महान कलाकार हैं। जी, आप भी महान हो, बस ये है कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। वो भाग्य है, भाग्य लिखा वो है। उनके भाग्य में था, उनको मिल गया। 2 दिन का फर्क था। लेकिन आपने बताया कि लोग आपके पास में उस टाइम पे फोटोग्राफर लेके आते थे, जी ऑटोग्राफ लेते थे जी। आपसे। तो क्या कभी आपने नेगेटिव कैरेक्टर होने का आपको कभी ऐसा नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे तो लोग नफरत करने लग जाते थे उस आदमी से। तो जैसे कई लड़कियां हैं या कई महिलाएं, जैसे आप कहीं जाओ तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, अरे विलेन, हाँ हाँ, होता ये है। तो इसकी नीयत सही नहीं। लेकिन वही लड़कियां, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी सभी महिला मित्र जो मेरी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मित्र हैं, उनको मैं सखियां बोलता हूँ, मेरी सखियां हैं। जब वो 2 मिनट बात करती है मुझसे तो बोलती है बड़ा सामान्य सा आदमी है यार, ये तो ही हार्मलेस। फिर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। फिर वो घर आती है, मेरी पत्नी से भी मिलती हैं, तो बोलती हैं कि पहले हम इनसे डरते थे, इनका जो लुक है वो देख के घबराते थे। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। वो एक अनजान आदमी में, जब तक जो आपको जानता नहीं। थिएटर में भी मेरी एक सखी है अभी, जाकिर हुसैन को आप जानते होंगे, एक्टर हैं जाकिर हुसैन। हाँ। उनकी पत्नी है सरिता हुसैन। अच्छा। वो मुझे अब बताती है कि तुमको मैं मंडे उस पर देख के छूट जाती। वो वो उस टाइम पे ये था। वही हमारी माएँ भी जो सीरियल देखती थी ना, मतलब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से मेरे ख्याल 15-20 साल पहले की बात होगी। जो शो आता था उसमें वो नफरत करते थे, बोले नफरत है। ये बहुत ही बेकार एक्टिंग कर रही है, ये औरत बहुत ही बेकार एक्टिंग कर रही है। बोले बेकार एक्टिंग करी, हाँ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत है। फिर आपने वो कहानी आगे बताई नहीं, एनएसडी के बाद कैसे क्या हुआ? थिएटर मैंने करना, एनएसडी तो मैं नहीं कर पाया, बट अच्छा। एनएसडी के जो ट्रेन प्रोफेसर्स थे, जो एनएसडी में पढ़ाते थे, उन लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में लेके मेरे साथ नाटक शुरू किया। अच्छा, तो आउटसाइड एनएसडी। आउटसाइड ऑफ द, अच्छा। और मुझे उस बहुत प्रोफेशनल थिएटर, मतलब उसके शो होते थे, अच्छा। टिकट वाले शो होते थे, और मुझे बहुत तालियां और प्रशंसा मिलती थी। और मंच की सबसे अच्छी बात यह कि आपको तालियां या गालियां तुरंत समझ में आ जाती हैं, पब्लिक ने आपके काम को पसंद किया या नहीं किया। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक प्ले हम करते थे, मैन विदाउट, सॉरी, उसका नाम था जात ही पूछो साधु की, विजय तेंदुलकर का प्ले। अच्छा। उसमें मैंने कक्का जी चेयरमैन का रोल करता था। मैं, एस एम जहीर हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, सब लोग थे। सुभाष गुप्ता जी थे, मीना मेहता जी थी मेरे साथ, सुचित्रा गुप्ता जी थी, सब बड़े दिग्गज लोग थिएटर के। तो जब हम करते थे तो एक एक पंच पे जब तालियां बजने शुरू होती थी तो हमको फ्रीज होना पड़ता था मंच पे। अच्छा। कि तालियां रुक जाए तो हम आगे का डायलॉग बोले, वरना हम आगे का बोलेंगे तो सुनाई नहीं समझ देगा। में नहीं आए। तो जैसे ही जब तालियां बजनी शुरू होती, सारे एक्टर फ्रीज, जैसे हैं वैसे ही खड़े हो गए। फिर जब तालियां रुकती थी तो हम आगे का बोलते थे। आई थिंक ये मजा भी है थिएटर का, राइट? तो थिएटर में आपको पता चल जाता है कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। प्लस जैसे मैं अभी आपका, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये छप गया, ये छप गया, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बट कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते कि मैं क्या बोलूंगा, किस अंदाज में बोलूंगा।
थिएटर में हर शो में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, कुछ लाइनें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। अगर मान लीजिए किसी का कई बार गलती से फोन बज जाता है तो उसमें रोक के, ए भैया फोन रखो ना, हम कुछ कह रहे हैं सुन लो, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये आपके और जो स्पॉन्टेनियस आपकी परफॉर्मेंस होती है, और पिछले शो में ऐसा किया है तो अगला शो जब हम करेंगे तो थोड़ा ये चेंज करके देखते हैं कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन मिलता है, क्योंकि थिएटर में मैक्सिमम जो बातचीत होती है वो ऑडियंस से होती है। जब हम टेक्निक का फर्क है, मंच पे, टीवी पे और फिल्म में तकनीक का फर्क है। तो मंच पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ता है क्योंकि लास्ट बेंच तक आवाज पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम फिल्म में काम कर रहे होते हैं तो कैमरा यहाँ होता है, इतने नजदीक होता है, तो मैं फुसफुसा के भी कुछ बोला तो आपको सुनाई देता है। हाँ, ये तकनीक का फर्क है। बस कैमरामैन बता देता है कि सर इतना ही फ्रेम है, हाथ इधर मत ले जाना वरना आउट हो जाएगा। अच्छा, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि इतना अगर कुछ बात कर भी है तो हाथ यहीं तक जाना चाहिए। तो ये तकनीक का फर्क हो जाता है। बट उसमें जो मेन हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फर्स्ट डायलॉग मैंने आपको दिया मंच पे कि देखिए रवि जी ये बात है, कट टू जो अगला डायलॉग है वो खट से मैं ऑडियंस की तरफ मुंह करके और ऑडियंस से बोलने लगता हूँ। तो ऑडियंस को लगता है कि हमसे बात कर रहा है, हालांकि हम उनके सर पे देख रहे होते हैं, किसी की आंख में नहीं देखती। और वैसे भी अंधेरा होता है ना मेरे ख्याल हाँ होता है, लेकिन फिर भी आप आंखों में देख सकते हैं, लेकिन आंखों में देखने से भटकने का चांस होता है। करेक्ट। तो आपको टेक्निकली क्या करना पड़ता है, सबके सिर पे देखना पड़ता है, तो सबको लगता है आप उन्हीं को देख रहे हैं। हाँ, करेक्ट। और आप बात करते हो। अब दूसरा हमको एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि अगर सामने वाला डायलॉग भूल गया को एक्टर, फिल्म में तो कट हो जाता है, स्टेज पे कोई कट नहीं, स्टेज पे तो स्टेज है, लाइव है। तो हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि अगर कोई को एक्टर भूला तो हम इम्प्रोवाइज करके कैसे निकल जाएंगे, ताकि ऑडियंस को पता ना चले कि अरे ये भूल गया था। करेक्ट करेक्ट। तो भूल अगर आपने दिखा दिया कि सामने वाला भूल गया तो लोग वूट कर देंगे, खत्म, प्ले वहीं बंद। सही बात। तो हमको इम्प्रोवाइजेशन के लिए तैयार रहना पड़ता है कि मेंटली हम तैयार रहते हैं क्या 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 बोलना है। उस बीच में सामने वाले को याद आ जाता है या कुछ हम उसके डायलॉग से रिलेटेड कुछ बात बोल देते हैं तो उसको याद आ जाता है कि अरे मुझे तो ये बोलना था। बट वो ऑडियंस आपकी चालाकी है कि ऑडियंस को पता ना चले। करेक्ट करेक्ट। तो ये आप अभी भी कर रहे हैं थिएटर? जब भी अवसर मिलता है मैं करता हूँ। अभी लास्ट आपने कौन सा किया था अगर आपको याद हो? पृथ्वी थिएटर पे मैंने किया था बाबूजी। अच्छा, ये किया था लास्ट। और थिएटर से जुड़ी कोई और आपकी याद? जैसे हमने सुना है कि आपने इरफान खान के साथ में भी काफी अच्छे संबंध थे आपके। इरफान हमारे कंटेम्पोररी थे, जब हम थिएटर कर रहे थे दिल्ली में वो भी थिएटर कर रहे थे, फिर हम सीरियल्स में आए तो वो भी सीरियल्स में आए। जैसे मेरी पहली हम लोगों ने जो साथ काम किया था वो संजय खान साहब का द ग्रेट मराठा था। अच्छा। और संजय खान साहब ने मुझे स्पेशली दिल्ली आके उसके लिए कास्ट किया था। अच्छा। मुझे अचानक एक दिन फोन आया कि संजय खान आपसे मिलना चाहते हैं। पहले मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, दिल्ली में मैं बैठा हूँ, संजय खान किधर से आएंगे। तो बोला नहीं नहीं, वो ये कौन ललित होटल है 5 स्टार, उसमें ठहरे हैं और उनका रूम नंबर सो एंड सो है, आप कल सुबह 10 बजे उनको मिलिए। मैं सोच के गया था कि अगर जो फ्रॉड हुआ तो बहुत पिटाई करूंगा उसकी, लेकिन मैंने गया तो दरवाजा ही संजय खान ने खोला। अच्छा। आइए बेटा आइए बैठिए, मैं एक सीरियल बना रहा हूँ द ग्रेट मराठा, आप काम करेंगे उसमें? मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा सर, मैं जानते थे आप? हाँ, उन्होंने देखा था, सिग्मा देखा था। अच्छा। सिग्मा देख के उन्होंने मेरी कास्टिंग की थी। उसके बाद तो संजय खान साहब के साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बट वो पहला था, उसमें इरफान भी थे। जयपुर के पास एक जगह है सामोद, वहाँ एक राजा का पुराना महल है, उसी में हम ठहरते थे। अच्छा। और वो होटल में कन्वर्ट कर दिया है और वहीं आसपास एरिया में शूटिंग होती थी। इरफान की भी वो शुरुआत थी हमारे साथ, शुरुआती थी, तो अच्छा रहता था। कई बार हम लोग होते थे, अब गाड़ियां मान लो गाड़ियां निकल गई यूनिट की, कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं इरफान पुलिया पे बैठे हुए हैं कि दूसरी गाड़ी आएगी तो हमें लेके जाएगी।
और वैसे इरफान के साथ में आपने फिल्मों में भी काम किया, राइट? पान हमने सिंह आपको तोमर। पान सिंह तोमर में देखा था। पान सिंह तोमर क्या? में वो मेरे कजन बने थे, ओके। जिनका मैं खेत वेत हड़प लेता हूँ, और अल्टीमेटली उनको समझ में नहीं आता, वो आर्मी से लौटे हुए होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि इन लोगों से मुकाबला कैसे करें। तो फर्स्ट जो डकैती डालते हैं वो मेरे घर के आसपास डालते हैं, और पहला मर्डर मेरा करते हैं। अच्छा। और मेरा मर्डर करने के बाद वो डिक्लेयर करते हैं ये पान सिंह की गैंग, पान सिंह तोमर की गैंग है। अच्छा। तो वो फिल्म भी अच्छी चली। हाँ। तो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कुछ बताइए। बहुत अच्छा, फ्रेंडली थे, तो बहुत हमारे भाई जैसे थे, और हंसी मजाक वो किया करते थे। कैमरा बंद हुआ तो फिर उनका मजाक चालू होता था। अच्छा। हम लोग कई बार तो हम लोग वैनिटी में भी नहीं आते थे, पान सिंह तोमर, वैनिटी बहुत दूर होती थी, फिर तो हम लोग वहीं खाट बिछा के, जो गांव वालों की खाट होती थी वहीं बैठ जाते थे। तो वो आदमी ऐसे थे कि जिनकी अंदर कोई बहुत ईगो नहीं होती थी, हालांकि तब तक वो काफी कुछ बड़ी बड़ी फिल्में करने लगे थे, लेकिन कभी उन्होंने ईगो नहीं दिखाया। हमारे जैसे थिएटर के दिनों की जो दोस्ती थी, वैसे ही मिलते थे, वैसे ही बातचीत होती थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, खुदा आत्मा को शांति दे। आपने अमिताभ बच्चन के साथ में भी जी जी फिल्म की है, फैमिली जी। टाइज ऑफ ब्लड। फैमिली टाइज ऑफ ब्लड की है, एक भोजपुरी फिल्म उनके मेकअप मैन ने बनाई थी, अच्छा। गंगोत्री, उसमें मैंने काम किया था उनके साथ। वाह। राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट थी, उसमें मैंने किया था उनके साथ। तो अमित जी नो डाउट इस समय आज भी इंडस्ट्री के किंग है भाई, और उनकी मेहनत आप देखो, रिहर्सल देखो, इतनी रिहर्सल्स करते हैं, आप सोचते हो कि यार कोई नौसिखिया एक्टर ऐसा रिहर्सल करता होगा। आज भी। आज भी रिहर्सल करते हैं, और इतने मतलब वो ध्यान रखते हैं। जैसे कि मैं एक शॉट था, वो देख के मैं जाके वैनिटी में बैठ गया, असिस्टेंट को भेजा उन्होंने, जाओ शेरिन को बुला के लो। मैं आया, मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों बुलाया? अमित जी का क्लोजअप चल रहा है, तो क्लोजअप चल रहा है तो उस तरफ से जो डायलॉग आपने बोला है वो आप ही को बोलना है, हम्म। उनको वही फीलिंग चाहिए। असिस्टेंट बोल रहा है, उनको वो मूड नहीं हो रहा है। तो इतना पर्टिकुलर होना, उससे आप ये सब चीजें सीखते हैं, प्लस को एक्टर का ख्याल रखना सीखते हैं आप। मैं तो उनके सामने बहुत ही जूनियर था। अचानक हम लोगों का फाइट सीक्वेंस था फैमिली द राइज ऑफ ब्लड में, जब हम बुलेट्स फायर करते हैं, एक तरफ से मैं बुलेट चला रहा था, एक तरफ से वो फायर कर रहे थे, तो उनकी गन से एक बुलेट का कवर था, वो निकल के नाचता हुआ तेज आके यहाँ लगा था सिर पे, आपके साथ? मेरे सिर पे बहुत तेज लगा था। मैं गन वन रख के बैठ गया, शॉट तो कट हुआ, अमित जी दौड़ के आए, सिर से हलाया, मेरा क्या हुआ क्या हुआ? मैं बस सर वो कुछ लगा है। तो उन्होंने देखा कि बड़ा चोट लगी है, कुछ खून नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप नॉर्मल हो जाइए, जब आप नॉर्मल होंगे तो आगे का काम हम तब शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो शूटिंग रुक गई थी, जब मैं नॉर्मल हुआ, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है अब शुरू करें। मैंने कहा ठीक है। और उन्हीं दिनों मुझे याद है, मेरे मेरे फादर बहुत बड़े पोएट थे, डॉक्टर लल्लन बीए, हालांकि वो सिर्फ लल्लन बीए लिखते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुस्तक मैंने छपवाई थी, हिंदी एकेडमी ने उसको पब्लिश किया था। उसका विमोचन था, डॉक्टर केदारनाथ सिंह हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानपीठ अवार्डी, तो वो हमारे बलिया के ही थे। तो मैंने उनको फोन किया कि पिताजी की पुस्तक कैसे आई है, तो बोले कि ठीक है हम आएंगे विमोचन करने। तो सब प्रोग्राम फिक्स हो गया, इस बीच ये शूटिंग आ गई। तो मैंने राजकुमार संतोषी और अमित जी बैठे हुए थे, मैंने कहा सर मुझे 2 दिन छोड़ो कैसे भी, हालांकि क्लाइमैक्स का फाइट चल रहा था। तो बोले नहीं नहीं अभी कैसे हो सकता है? तो अमित जी ने बोला उनको, नहीं नहीं अच्छे काम के लिए जा रहा है, इसको जाने दो, लेकिन भैया 2 दिन बाद आ जाना। मैंने कहा अरे सर पक्का आऊंगा। तो मैंने फिर फ्लाइट ली, यहाँ से जाके पिताजी के वो विमोचन पुस्तक का हुआ, फिर लौट के आया, फिर आगे का शूट तब कंटिन्यू हुआ। तो आई एम थैंकफुल टू बच्चन साहब एंड राजकुमार संतोषी, उन्होंने एडजस्ट किया है। तो अच्छा रहा, उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसी में उनका मेकअप मैन जो था, उसने मुझे देख लिया था काम करते हुए, तो बोला अमित जी के साथ एक बड़ा इमोशनल रोल है, तो मैं चाहता हूँ आप करो सर। तो मैंने कहा ऐसे क्या फिल्म है? बोला भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ, गंगोत्री। ठीक है करेंगे ना, अमित जी के साथ काम करने से कौन मना करे। बिल्कुल बिल्कुल। किया उसने।
बड़ा उसमें इमोशनल गले वले मिल के उनके साथ सीन किया था। तो आपने भोजपुरी के अलावा तेलुगु में भी फिल्म की? तेलुगु में किया, राम गोपाल वर्मा जी के साथ मैंने शुरुआत जो की थी वो डी थी, ओके। फिल्म डी, डी कंपनी करके डी आई। कंपनी, रणदीप हुडा उसमें हीरो थे। कि शुरू में मैं बहुत पिटाई करता हूँ, अच्छा पहली शायद फिल्म हुई इसमें हीरो की बड़ी पिटाई होती है, अच्छा। वो पीटने वाला ऑफिसर मैं ही। तो उसमें हालांकि उसमें डायरेक्टर मिस्टर विश्राम सावंत थे, प्रोड्यूस बाय राम गोपाल वर्मा थे। अच्छा फिर राम गोपाल वर्मा ने मुझे कहा कि आप एक मैं फिल्म बना रहा हूँ रक्त चरित्र। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो बोले उसमें विवेक ओबराय हीरो है और आप पुलिस ऑफिसर हो, बदमाश पुलिस ऑफिसर। मैंने कहा ठीक है। और हैदराबाद रामोजी राव में शूट था, एक शॉट वो हिंदी का लेते थे, बाइलिंगुअल थे, और दूसरा शॉट वो तेलुगु का लेते थे। अच्छा तो हमें तेलुगु के लिए रट्टा मारना पड़ता था। अच्छा। हाँ ऑब्वियसली। जब मैं पहला शॉट कर लिया मैंने तो उसमें तो मेरी आदत है, मैं थोड़ी इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। रामू जी मॉनिटर के पास से उठे, ताली बजाते हुए, अरे कमाल शैलेंद्र, मुझे तेलुगु में भी ये सेम चाहिए। मैंने कहा सर उसमें मैंने ना कुछ लाइनें बोल दी हैं ऊपर नीचे, वो जरा किसी असिस्टेंट को बुला के बोलिए ट्रांसलेट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोला तुम वैनिटी में जाओ, याद करो लाइन। कितना टाइम चाहिए? मैं कहा आधा घंटा दे दो, तो लाइनें याद करनी पड़ेगी। बहुत ठीक, मैं गया याद वाद करके आया। तो वो बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी रक्त चरित्र। हाँ फिर डिपार्टमेंट में बुलाया, फिर उन्होंने एक तेलुगु फिल्म में मुझे लिया कि एज मेन विलन। वो भी शूट होके रुकी हुई है, पता नहीं क्या दिक्कत है, अभी रिलीज हुई नहीं। एक बाइलिंगुअल थी, वो भी अभी रुकी हुई है। उसमें मीरा चोपड़ा हीरोइन है, जो प्रियंका चोपड़ा की कजन सिस्टर है, वो अच्छा। हीरोइन है। मैं उसमें किसका चोपड़ा के अपोजिट हूँ। ओके। ये था। बाकी अभी मेरी लास्ट रिलीज थी 695, हाँ राम जन्मभूमि के संघर्ष की गाथा है ये। अरुण गोविल। अरुण गोविल थे, मैं उसमें विलेन हूँ, मुस्लिम पक्ष रखने वाला। तो मैं पहले रिलेक्टेंट था भोजपुरी फिल्में करने से, क्योंकि बड़ी चीप फिल्में बनने लगी। तो अचानक एक दिन मुझे सुरेंद्र पाल जी का फोन आया, जो द्रोणाचार्य बने थे महाभारत में। हाँ शैलेंद्र मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मनोज तिवारी हीरो है, श्वेता तिवारी हीरोइन है, तुम विलेन करो। मैं रिलेक्टेंट था, करूं ना करूं। फिर मेरी पत्नी प्रीति श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम्हारी भाषा है, तुम्हें करना चाहिए, और सुरेंद्र भाई बना रहे हैं तो कुछ वल्गर तो बनाएंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, किया। मैंने किया तो पहली ही फिल्म में मुझे बेस्ट विलेन अवार्ड मिली है। ओह ओके। तो उसके बाद फिर रवि किशन ने बुलाया कि मेरी फिल्म भी करो, बिहारी माफिया, उसमें विलेन था मैं। उस साल उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ। एक आन बान शान फिल्म आई, उसके लिए बेस्ट विलेन फिर से मिला मुझे। तो अभी फिर एक फिल्म मैंने की थी, उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। तो ये जो अवार्ड मिलते हैं वो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं कि और बेहतर काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या प्रीति जी जानती थी कि वो एक विलन से शादी कर रही बिल्कुल जानती थी, वो सिग्मा के बाद शादी की उन्होंने। है? मैंने आपको बताया ना कि मेरी जितनी महिला मित्र हैं वो मुझसे बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। हाँ, ऐसी लड़कियां जो मुझे नहीं जानती, वो फर्स्ट लुक में तो पास भी नहीं आएंगी। हाँ वही। हाँ, फर्स्ट लुक में आसपास मेरे कोई नहीं पटकता। तो अब मुझे बताती, कई लड़कियां तो अब बताती कि आपको तो देख के हम छुप जाते थे, हम सोचते थे इससे मिलना नहीं भाई, बहुत बहुत बदमाश आदमी होगा। हाँ, तो ये मतलब वही कह रहा हूँ, घर का माहौल, उनके घर का माहौल क्या था जब उन्होंने कहा कि मैं तो इनसे शादी करना चाहती हूँ? तो विरोध ऑब्वियसली हुआ था, हाँ, विरोध हुआ उनके था पिताजी को उनका। लगा होगा कि विलेन है, कैसे बदमाश पिताजी आदमी। नहीं थे, उनकी माँ थी। हाँ जो माँ भी ने उनको। बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा भाई फिल्मी आदमी है, एक फिल्मी आदमियों के साथ एक टैग जो लगा होता है ना, कि एक तो नहीं बड़े वो विलेन वाली छवि थी कि बदमाश आदमी है ये तो। न वो, उनको उन लोगों को उससे आपत्ति नहीं थी, तुम क्या कर रहे हो। अच्छा। उनको यह था कि फिल्मी आदमी है, एक तो इसकी कोई कमाई का भरोसा नहीं, आज कमा रहा है कल नहीं कमाएगा। कैरेक्टर। दूसरे होते हैं फिल्म के लोग, तो आज कल तुम्हें छोड़ के दूसरी लड़की शादी कर लेगा, कोई और अफेयर कर लेगा, ये सब एक इनसिक्योरिटी होती है।
अब मेरी सास अभी तो आई हुई है मेरे साथ, रह रही है अभी आजकल। वो जब दिल्ली में बहुत सर्दियां पड़ती हैं तो वो यहाँ आ जाते हैं। अच्छा। तो अब जाके उन लोगों का भय समाप्त हुआ है कि अब छोड़ेगा नहीं भाई। बहुत अच्छी बात। और संजय खान जी के साथ में आपके रिश्ते कैसे थे, क्या संबंध? बहुत बढ़िया। संजय खान साहब क्या, जब मैं संजय खान ने मुझे कहा था कि बेटा तुम दिल्ली में, उस वक्त मैं दिल्ली में था जब मैं द ग्रेट मराठा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बेटा हर कोई संजय खान नहीं है कि तुम्हें फ्लाइट का टिकट देके इधर बुलाएगा, शूटिंग करवाएगा। यू आर ए गुड एक्टर, तुम बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट हो जाओगे तो तुम्हें बॉम्बे में काम मिलेगा। मैं तो यही डरता था, पता नहीं बॉम्बे में काम देगा कि कोई नहीं हाँ। देगा। तो संजय खान के कहने पे मैं मुंबई आया। तो इधर उधर मिलता था लोगों से, कहीं काम मिल नहीं रहा था, मैं संजय खान के घर चला गया एक दिन। ये बात कब की है? ये बात है 97 की। 97 की। ओके। मैं चला गया उनके घर, मैंने कहा खान साहब मैं आ गया हूँ बम्बई, आपने कहा था शिफ्ट होने के लिए, मैं शिफ्ट हो गया, मेरे पास कोई काम अभी है नहीं। तो अपनी ड्रावर में से 50,000 कैश निकाल के मुझे दिया हाथ में उस टाइम पे? उस टाइम। बोला ये रखो, काम आएगा, और कल ऑफिस में मिलो। तो मैं कल उनके ऑफिस गया, तो असिस्टेंट को बुलाया। उस समय वो जय हनुमान बना रहे थे। अच्छा। क्या रोल बचा है देखो। अच्छा। तो उन्होंने कहा सर मेजर तो सब रोल बढ़ गए, एक अहिरावा बचा है। बोला कास्ट हिम इमीडिएटली, इज ए वेरी गुड एक्टर, एंड जो डायलॉग सीन लिखे गए हैं इसके लिए रीराइट करवाओ, और अच्छे अच्छे डायलॉग दो इसको, ये बहुत अच्छा बोलता है। वो पैसे तो उसमें एडजस्ट होते गए, लेकिन और भी पैसे देते गए। मैं मुझे याद है, मुझे जब बम्बई में पहली कार खरीदनी थी, मैं चला गया था उनके पास, खान साहब मैं कार खरीद रहा हूँ, एडवांस पैसा मुझे दिया था, ये ले जाओ। मैं दिलदार आदमी। इस बारे में मैं थोड़ा भाग्यशाली हूँ। आप एक एक्टर का नाम जानते होंगे, अरुण बाली साहब। हाँ। अभी ही इज नो मोर। हम्म। उनकी वाइफ थी प्रकाश कौर जी। वो मेरे लिए लोकल गार्जियन टाइप थी बॉम्बे में। ओके। उनकी ये अपनी कार खरीदने से पहले उनकी पत्नी ने मुझे एक दिन बोला कि यहाँ मैं अपना स्कूटर वगैरह गाड़ी वाड़ी सब वहां दिल्ली छोड़ के आया था, फैमिली क्यों स्ट्रगल करे, मैं कर रहा हूँ। तो मैं आया तो अरुण बाली ने पूछा तुम कैसे ट्रेवल कर रहे हो, मैंने कहा ऑटो में, बस में, कभी कभी पैदल। तो बोले कभी कभी तो पैदल इतना चलना पड़ता था पाँव में छाले पड़ जाते थे। ओके। तो पैसा बचाना होता था कि ऑटो में पैसा बचेगा, उससे अच्छा वो खा लेंगे उस वक्त शाम को। तो बोले कि मेरा स्कूटर है, मेरे स्ट्रगल डेज का, वो उनके पास कार थी, वो खड़ा हुआ है, धूल खा रहा है, तो उसको रिपेयर करा ले, वही चला जब तक अपनी गाड़ी नहीं ले। एक हफ्ते बाद उनकी पत्नी ने देखा, बोला कि शैलेंद्र इधर आओ, साइड में ले गई मुझको, तू बाजार जा, मार्केट में शोरूम में जो कार तेरे को पसंद आए, उन्होंने ये भी नहीं कहा सस्ती वाली, जो कार तुझे पसंद आए तू ले ले, तो मैं तुझे ब्लैंक चेक दे रही हूँ, तू पेमेंट कर और कार ले ले। एक्टर स्कूटर पे चलता हुआ अच्छा नहीं। मैं इमोशनल हो गया। मैंने ईश्वर जहां भी हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले, मैंने उनका पांव छुआ और मैंने कहा आपने कह दिया, बड़ी बात है, आशीर्वाद ये दो कि अपनी मेहनत से अपनी कार खरीद। बोली ठीक है। बोला तू मतलब अरुण को ही मत बता, अरुण वाली को ही मत बता कि मैं तुझे पैसे दे रही हूँ। मैं कहा नहीं नहीं, आपने कह दिया, मेरे लिए आशीर्वाद है। थोड़ा वक्त लगा, बट अपने पैसे से अपनी गाड़ी खरीदी, फिर गाड़ियां खरीदी, अभी भी गाड़ी है, सब कुछ है ईश्वर का दिया हुआ। तो लोग मुझे अच्छे मिलते गए। आपने आहट में भी काम किया हुआ है, कौन सी बहुत आफत बने बहुत। थे आप? क्या बीपी सिंह साहब के साथ भी मेरी मुलाकात बहुत झगड़े से हुई थी। क्या वो किस्सा था जरा? बीपी सिंह साहब से मुझे किसी ने बोला कि उस समय सीआईडी का 2 या 3 एपिसोड आ चुका था बस। बस। ओके। किसी ने बताया कि आप जाके बीपी सिंह नाम के एक डायरेक्टर उनसे मिल लो। मैं गया तो बीपी सिंह कुछ अंदर किसी एक्टर से उनको डांट वाट दिया था, किसी एक्टर को शॉट नहीं दे पा, बाहर सीट पे ऐसे हाथ करके बैठे हुए। मैं शायद गलत टाइम पे पहुंचा। तो मैं जाके अपना इंट्रोडक्शन दिया, सर आई एम एन एक्टर फ्रॉम दिल्ली, ये वो मुझे देखे भी नहीं। बोले जा यार, तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं।
तो वो जरा मुझे कुछ चुभ गई बात। मैंने कहा अरे यार ऐसा तो बोल दिया तो फिर मेरा कल पैकअप हो जाएगा बम्बई छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने कहा मिस्टर बीपी सिंह, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, आई एम अ ट्रेंड एक्टर, गिव मी एनी डायलॉग, not even dialogue, give me any situation according to your choice. I'll improvise, switch on the camera, I'll perform, and I'm sure that I'm an actor. इतना बोला तो उन्होंने मुझे तब देखा, हाँ ठीक है फोटो छोड़ के जाइए। फोटो छोड़ के हम लोग एक छोटी डायरी रखते थे, डायरी में मैंने उनका नाम काट दिया। मैंने कहा ये आदमी काम नहीं देगा झगड़ा हो गया, पहले ही दिन झगड़ा हो गया। बिल्कुल सही। तो उसके एक हफ्ते बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया कि तो आओ आओ तुम्हें डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। मैं कौन? बोला बीपी सिंह। मैंने फोन रख दिया। उस जमाने में लैंडलाइन हुआ करती थी। तो उसने दोबारा फोन किया, मैं फोन क्यों काट रहा? मैंने कहा, झगड़ा हो चुका है यार पहले ही बार। बोला नहीं नहीं, उनको एक विलेन चाहिए, बड़ा जबरदस्त विलेन चाहिए, और मैंने तेरी बड़ी तारीफ की है, तू आ जा। अगर देख ले कुछ और बात बिगड़ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बोला नहीं नहीं आप आओ एक बार। मैं गया तो मुझे देखते ही रीति सिंह हंसने लगे बोला इनके साथ तो अच्छी खासी हो चुकी है हमारी तो हंसते हंसते बोले क्या भाई क्या करे श्रीवास्तव जी? मैंने कहा सर आपके पास एक ही चॉइस है, या तो मुझे काम मत दो, और दोगे तो बताऊंगा क्या कर सकता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, कल आप भांडुप में कोई ऑयल ऑयल फैक्ट्री है जो बंद हो चुकी है उसमें पहुंचिए। पहुंचा, एड्रेस दे दिया उन्होंने, मैं गया। 3 पेज का सीन था मेरा। तो बीपी सिंह साहब कभी भी स्टैंड पे कैमरा नहीं रखते थे, अच्छा। वो कंधे पे कैमरा रखते थे और खुद सारा कोरियोग्राफ करते थे कि इस डायलॉग पे मैं यहाँ पहुंचूंगा तो आप यहाँ रहेंगे, यहाँ मैं आया तो आप यहाँ रहेंगे, ये डायलॉग यहाँ आना चाहिए, वो आना चाहिए, सारा कुछ समझा दिया उन्होंने। और सीन ये था कि मैंने किसी को कुर्सी पे बांध रखा है, हाँ। कोई किडनैपर मैं किडनैपर हूँ, उसको बांध के रखा हुआ है, और घूम घूम के उसको धमका रहा हूँ, और उसके बाप को भी धमकी दे रहा हूँ फोन पे। 3 पेज था पूरा, मैंने पूरा जल्दी 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 याद किया। सिंगल शॉट। सिंगल शॉट। शिवाजी साटम, आशुतोष गवरीकर, दया शेट्टी, ये सब लोग साइड में खड़े होके देख रहे थे कौन एक्टर आया नया। तो कंधे पे कैमरा लेके और बीपी सिंह ने पूरा शूट किया। शूट मैं भी भगवान को बोले प्रभु उस दिन वो बहुत भाग गया, वो ऊंची ऊंची इज्जत रख लेना सरस्वती माता। पहला ही टेक ओके हुआ। ओके। तो यहाँ बीपी सिंह का बड़प्पन काम आया। उन्होंने दिखा था उनका बड़प्पन वहां। उन्होंने कैमरा असिस्टेंट को लिया and he came to me, he hugged me and he said, I am sorry for that day. You are really a brilliant actor. थैंक यू सर। फिर अपने असिस्टेंट्स को बुलाया, टीम को बुलाया, मुझे इनके साथ रेगुलर काम करना है, हर कुछ एपिसोड के गैप के बाद इनको विलेन बुलाओ। ओके। तो मैंने उनके साथ उसके बाद 23 साल काम किया, अरे वाह। और उनके हर सीरियल में काम किया। आहट, खाकी, जो बनाते थे उसमें बुलाओ शैलेंद्र को, बुलाओ बुलाओ शैलेंद्र को बुलाओ। तो आहट में आपको मतलब क्या एज आत्मा वगैरह का रोल करते थे किस तरह से? ऐसा भी कैरेक्टर किया मैंने जिसके ऊपर आत्मा आती है, ऐसा भी जो बहुत डरावना कैरेक्टर है, आत्मा नहीं है फिर भी। तो जो कुछ इस तरह के बहुत भयानक रोल होते थे उसके लिए वो जैसे ही थॉट आता था बीपी सिंह मुझे बुलाते थे। अभी लास्ट टाइम मुझे अचानक उन्होंने सरप्राइज किया था, सिंघम 2 आई थी जब। ओके। तो अजय देवगन आने वाले थे 3 एपिसोड के लिए, ओके। सिंघम की प्रमोशन के लिए। आहट में? नहीं, सीआईडी में। ओके। तो जिस एक्टर को बुलाया था उन लोगों ने वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था विलेन। ओके। वीपी सिंह का डायरेक्ट। अच्छा, उसका प्रमोशन इंटीग्रेटेड था। हाँ हाँ। ओके। मुझे बीपी सिंह साहब का फोन आया कि भांडुप में कोई नहीं, यहाँ पे घाटकोपर के पास कोई फैक्ट्री है, वहां आपको तुरंत पहुंचना है। गया, बोले 10 मिनट है सर, ये रोल तैयार करो। मैं गया वैनिटी में, जब मैं देखा कि क्या है क्या है, पहले ही टेक के बाद ये एक्टर होता है ना, आते ही तैयार है। तो उनको मुझ पर बड़ा कॉन्फिडेंस आज भी है। वो कहते हैं कि चाहे जो प्रोजेक्ट का जो भी होगा एज एन एक्टर आप कभी फेल नहीं होंगे। ये उनका बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब मैं जब जाता हूँ सोनी में मीटिंग में तो वहां भी लोग पूछते भैया ये कौन एक्टर है यार। अब तो नहीं पूछते होंगे, अब तो स्टार्टिंग में। हाँ नहीं, उस वक्त जब नया नया सीआईडी शुरू हुआ तो बोले
चैनल भी तारीफ करता है आपकी, कमाल है। और अब वो मुझे बहुत इज्जत करते हैं, मतलब पैकअप हुआ तो मैं खाना खा के जा रहा हूँ कि नहीं वो भी ध्यान रखते हैं। अच्छा। बहुत थक गया हूँ तो बोलते हैं ड्राइवर देता हूँ, आपके घर छोड़ के आएगा, आप बस चलाओ, थके हुए हो गए। मैं बोलता नहीं सर, मैं चला लूंगा, गाड़ी चला लूंगा, no issue। तो अच्छा लगता है। शुरू में मेरे भी माथे पे थोड़े लिखा था मैं क्या करूंगा, तो उनका भी रिएक्शन ठीक था। तो इंडस्ट्री में आप ये मान के चलिए कि जो लोग आपको ठीक से वेलकम नहीं शुरू में दे रहे हैं, वो आपका काम नहीं जान रहे हैं। हम्म, काम जानने के बाद वही लोग सम्मान देते हैं, तो और अच्छा लगता है, क्या यार हमने कहाँ से शुरू किया था, आज क्या रेपो है। हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, ये 3 भाषाओं में आपने फिल्में की हैं। जी। कौन सी ज्यादा करने में आपको मजा आया, और क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हिंदी भाषा से आपको खास, क्योंकि आपको इतनी अच्छी हिंदी आती है, आप खुद एक कवि हैं, तो उससे आपको एक अलग प्रेफरेंस दी जाती है हिंदी फिल्मों में? देखिए, भाषा अलग हो सकती है, माध्यम अलग हो सकते हैं, रंगमंच, टेलीविजन, फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नए आ गए हैं। अभिनय हम उतनी ही शिद्दत से करते हैं, उतनी ही ईमानदारी से करते हैं। तकनीक का फर्क समझ लेते हैं कि मंच है तो हमें कैसे करना है, कैमरा है तो हमें कैसे करना है। क्योंकि मंच पर अगर मैंने हल्का फुसफुसा के बोला तो वो नहीं पहुंचेगा लोगों तक, तो वहां थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है। आज आजकल तो तकनीक आ गई है, तो मंच पे भी माइक लगा देते हैं, वो करेक्ट। वायर से लटका Correct. देते हैं, तो अभी वहां भी हल्का बोलो तो चल जाता है। नेचुरल एक्टिंग जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ये सामान्य होना बड़ा मुश्किल होता है। आम जो लोग जो अभिनय नहीं जानते हैं, जो अभिनय नहीं करते हैं, वो भी अभिनय रियल लाइफ में कर रहे हैं। जैसे आप आज मुझसे जो बर्ताव कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ एक अभिनय कर रहे हैं। आप एक साक्षात्कार करता है जो आप ले रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, और मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। तो हमारा ये इस समय चरित्र है। यहां से करने के बाद जैसे ही मैं पलटूंगा, आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ एक अलग किरदार में होंगे। बेटिया के साथ बाप बन जाएंगे, पत्नी के साथ पति बन जाएंगे। तो हम सभी अभिनय कर रहे होते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। सिर्फ फर्क ये होता है कैमरा नहीं होता, और कैमरा आने के बाद अगर सामान्य नहीं रहा जाए तो थोड़ा स्टिफ हो जाता है आदमी, थोड़ा बनावटीपन आ जाता है। उसी को ओवर एक्टिंग कहते हैं, गलत एक्टिंग कहते हैं। एक्चुअली सब कुछ सुर ताल की बात है। जैसे मैं आपसे अचानक अभी बात कर रहा हूँ, ये एक सुर है, एक सुर में हमारी बातचीत चल रही है। इस सुर में छोड़ दूं तो मैं बदतमीज कहलाऊं। अगर मैं अभी चीखने चिल्लाने लगूं तो आप कहोगे अच्छी भली बात तो कर रहा था ये आदमी, यार अभी क्या हो गया, पागल हो गया क्या, ये बेताला हो गया, ताल में नहीं है। तो बेताल, वो याद रखिए, बेताल भूत प्रेत वाला बेताल, बेताल नहीं है। वो बेताल है कि आपको बातचीत करने का लहजा सही है कि नहीं, बिल्कुल। बातचीत करने का अंदाज सही है कि नहीं, आप तमीज में बात कर रहे हैं कि नहीं, आप बदतमीज तो नहीं है। यही एक्टिंग है। एक्टिंग मीन्स, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं कि एक्टिंग मीन्स नॉट एक्टिंग, डू नॉट एक्ट। आप उस आवरण को ओढ़ लीजिए जिस जो चरित्र आपको मिला है, फिर आप जो आप हैं वो उस चरित्र में कैसे व्यवहार करेगा वो शुरू कीजिए, वो बेहतर होगा। आप किसी दूसरे बड़े पावरफुल एक्टर की जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही सक्सेसफुल है, उसकी कॉपी कीजिए, 2 मिनट में कोई भी बता देगा, ना देखो अमजद खान जैसा हंस रहा है या अमिताभ बच्चन जैसा कर रहा है, ऐसा कर, लोगों को कहना चाहिए कि आप जैसा कर रहे हो। करेक्ट। वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक्टिंग मतलब एक्टिंग नहीं करना, बिल्कुल सही, नेचुरल रहना। नेचुरल रहना। और दूसरे, साहित्य का ज्ञान होना, जितना आप पढ़ेंगे उसमें हर कहानी में किरदार मिलते हैं, उन किरदारों की समझ में आएगी। उससे मिलता जुलता कोई कहीं भी मिला तो आप वो कर जाओगे, समझ में आएगी। एक्टर मतलब कई बार हमको लाइनें कम होती हैं या पॉज लेना होता है, तो पॉज लेना भी एक आर्ट है। पॉज लेना मतलब एकदम चुप हो जाना नहीं, आप बहुत कुछ अंदर से बोलना चाह रहे हो जो बोल नहीं पा रहे हो, परिस्थिति की वजह से, सामने वाले की बकबक की वजह से या किसी वजह से, लेकिन वो आपकी आंखों में झलकना चाहिए, हाँ। आपकी बातों में झलकना चाहिए, सांसों में।
मुझे याद है मेरी एक बार मुलाकात हुई थी दिलीप साहब से उनके घर पे। ओके। वो कोई सीरियल बना रहे थे, मैं मिलने गया था उनसे काम के लिए। तो पता नहीं क्या हुआ, दिलीप साहब सोफे पे बैठे हुए थे, मुझे उन्होंने कहा बैठिए सामने, मैं सामने बैठ नहीं पाया, मैं जाकर उनके पाँव पकड़ के बैठ गया। मैं कहा दिलीप साहब मैं तो आपसे कुछ सीख लूं तो बड़ी बात है। दिलीप साहब ने मेरा प्ले देखा हुआ था, दिल्ली में हम जब प्ले करते थे तो वो प्ले देखने आते। तो बातचीत करते करते मेरे सीनियर्स का मैंने कुछ नाम बताया, अरुण बाली साहब का, जहीर साहब का, तो बोले अरे हाँ मैं जानता हूँ, तुमने उनके साथ प्ले करते थे। मैं बोला हाँ जी। तो पॉज पे बात हुई थी उनसे बेहतर पॉज तो कोई लेता नहीं, आज भी नहीं लेता। तो बोले बेटा पॉज का मतलब चुप हो जाना नहीं होता है, पॉज का मतलब जब आप चुप होके उसकी तरफ देख रहे हो तो ऑडियंस की ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि बोल बोल क्या बोलेगा आप। ये क्यूरियोसिटी आपने क्रिएट कर दी तो आपका पॉज मीनिंगफुल है। आप खाली पॉज के लिए पॉज ले रहे हो तो गड़बड़ है। पॉज लेके भी आपके एक्सप्रेशन, आपकी आंखें बोलती रहनी चाहिए। अमरीश पुरी जी के साथ में भी आपने काम किया है जी जी। फिल्म गदर में, वो एक्सपीरियंस कैसा था? गॉड ब्लेस हिज सोल, बहुत ही महान आत्मा थे वो और बहुत अच्छे एक्टर थे। उनकी तो आवाज भी दमदार थी। बहुत वो थिएटर से था ना, बेसिकली थिएटर से। थिएटर के लोग जरा आवाज में राजा होते हैं, उन्हें पता होता है कि बिना माइक के कैसे बोलना है। तो जब मैं पहला शॉट उनके साथ लखनऊ में हम कर रहे थे गदर 1 की शूटिंग, तो पहला दिन था मेरा उनके साथ। डायलॉग्स थे, मैं तैयार था, जब कैमरा लग गया एक्शन हुआ तो मुझे उनको बहन की गाली देनी थी, दे दिया मैंने। आधी ही देनी थी, पूरी नहीं देनी थी। तो गाली देते ही उन्होंने शॉट रोक दिया, आप गाली कैसे दे रहे हैं? मैंने कहा अमरीश जी आप मेरे सीनियर हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं गाली कैसे दूंगा आपको, स्क्रिप्ट गाली दे रही है, मैं तो किरदार हूं, मैं तो एक्टर हूं। नहीं नहीं ये गाली नहीं देंगे आप। मैंने कहा ठीक। तो अनिल शर्मा मेरे पास है, बोले यार सीनियर एक्टर हैं, उनको गाली देने में बुरा लग रहा है, आप गाली मत दो। ओके। मैंने कहा क्या करूं फिर, आप बताओ, गाली नहीं दो तो क्या करूं? आप थिएटर के आदमी हो यार, आपको क्या बताना, आप खुद इम्प्रोवाइज कर लो, जो भी करना है कर लो, गाली मत देना खाली। मैंने कहा ठीक है, लगाइए शॉट लगाइए। शॉट लगाया, उसमें पहले बोलना था तेरी पैड़ दी, वो मैंने हटा दिया। आगे वैसे भी आगे का नहीं था, वो तो सेंसर भी काट देता है वो। तो डायलॉग बोलते बोलते मैंने कुछ, उन्होंने मुझे कुछ चैलेंज किया, वरना क्या कर ले, मैं कहा, तेरी के मैं करके मैं एकदम से घुस गया। तो वो मूड मैंने वही रखा था, डायलॉग हट गया। जब शॉट कटा तो बोले ओए काके काके बोलते थे मेरे, इधर आ इधर आ। मैं बोला हाँ सर। बोला साले तू मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, बड़ा बड़ा एक्टर मेरी आंखों में आंख नहीं डालते हैं, तू थिएटर से जो होगा पक्का। मैंने कहा हाँ सर मैं थिएटर से। तभी मैं कहूँ मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, इट वॉज बिग बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बिल्कुल। मैंने कहा अमरीश जी क्या है, मैं छोटा रोल कर रहा हूँ आपके सामने। बोला ओए तूने मेरी पहले की फिल्में देखी हैं, मैं हेंचमैन बनता था, छोटे छोटे रोल करता था। फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में नहीं सोचते छोटा बड़ा, जो मिल रहा है पकड़। तो वो मेरे लिए गुरु मंत्र था। मैंने कहा यार ये सही बोल रहे हैं। बाद में मैंने भी नोटिस किया वो बहुत बहुत सी फिल्मों में हेंचमैन बनते थे अमरीश जी। बोले धीरे धीरे जब वक्त आएगा, समय आएगा, मिलेगा तुमको भी बड़ा रोल मिलेगा। तो वहां उनसे मेरी एक पहचान बन गई। बाद में वो हमारे एसोसिएशन सिंटा के चेयरमैन बन गए। एक दिन मैं सिंटा में गया था किसी काम से, तो बैठे हुए थे। मैं कहा अमरीश जी पहचाना? ओए काके तू मैंने बुढ़ा समझता है? बोला नहीं सर। तो बोले मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब मिलते थे बड़े प्यार से मिलते, बहुत एनकरेज करते। और आपने जैसे तेलुगु और हिंदी में भी काम किया है। जी लोगों का ये जनरली मानना है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री या साउथ इंडस्ट्री इन जनरल काफी डिसिप्लिन्ड है। बहुत डिसिप्लिन। क्या आपको भी ऐसा लगा? बहुत। देखिए मैं आपको बताऊं, वहां 7 बजे की शिफ्ट, मतलब एक दिन पहले आपके होटल जहां आपको ठहराया है वहां पे रूम में आपके नीचे दरवाजे, डोर के नीचे से आपकी स्क्रिप्ट स्लाइड कर देते हैं। अच्छा। और आपका टाइम उसमें लिखा रहता है कि इतने बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है,
नीचे रिसेप्शन पे आप सुबह 6:30 बजे मिलने चाहिए। तो हम लोग रात भर में डायलॉग वायलॉग देख देख के सुबह 6:30 बजे रिसेप्शन पे हमसे भी पहले ड्राइवर पहुंचा होता था। सर, वो गाड़ी आपके नाम से डेडिकेटेड है, वो आपको बिठा के ले जाएगा। 7 बजे आपका शूट शुरू, 1:30 बजे घड़ी देख के लंच ब्रेक, ओके। शाम को 6 बजे घड़ी देख के पैकअप। मतलब वो ये भी नहीं कहते सर एक सीन रह गया, एक शॉट रह गया, कल करेंगे। आपका 2 दिन गैप है, सर योर टिकट, यू गो टू बॉम्बे, आई वी विल कॉल यू आफ्टर 2 days। अच्छा। ऐसा नहीं कि भैया यहीं होटल में रुक जाओ सर, कहाँ फ्लाइट में जाओगे, किराया लगेगा ना ना। और इस मैंने प्रियदर्शन जी के साथ काम किया था बम बम बोले में, आई हैव दिस एक्सपीरियंस। रामू के साथ तो है ही मेरा। और वो एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरा वो चाहते हैं कि जब आप सेट पे पहुंचो तो प्रिपेयर्ड पहुंचो, आपकी लाइनें याद हो, सब कुछ हो, तो प्रोफेशनल। काम खत्म हुआ, सर दिस इज योर चेक। तो पर जो बड़े जो स्टार्स हैं वो अगर टाइम पे नहीं आए तो उनका तो सारे स्केड्यूल अस्त व्यस्त हो जाता होगा। सर वहां कोई ऐसा नहीं करता। साउथ में वो जो बड़े स्टार जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सारे टेंट्रम यहाँ के हैं। वहां आपने टेंट्रम दिखाया, दे विल चेंज, चाहे आप कुछ भी हो। अच्छा। आप कितने बड़े स्टार हो, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मतलब सर सर से नीचे कोई बात नहीं करेगा स्टाफ में। कोई वैनिटी देते हैं तो वो ये भी मान सकते हैं वैनिटी का डोर आपको भी नहीं खोलना चाहिए। तो एक आदमी खड़ा होता है, वो वैनिटी का डोर खोलता है आपके लिए। मैं कई बार मना करता हूँ, अरे नहीं यार छोड़ो, मैं खोल लूंगा, क्या दिक्कत। नहीं सर, सर सर, मतलब एकदम आपको लगेगा कि आप पता नहीं क्या है, लेकिन वो खाली चाहते हैं आप उनके समय का सम्मान करें। ये नहीं कि वो आपने 7 बजे की शिफ्ट है, आप 10 बजे पहुंच रहे हो, आपका पैकअप कर देंगे, टिकट दे देंगे वापस, गो बैक, थैंक यू सर। बदतमीजी नहीं करेंगे आपसे, बस ये आपका एयर टिकट आ जाएगा, आपको जाएगी। तो यहाँ के लोग भी जब वहां जाते हैं तो बहुत तरीके से कायदे में रहते तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे क्यों है इतना? हैं। पता नहीं यहाँ टॉलरेट किया जाता है, शायद पैम्पर किया जाता है, यहाँ है, ऐसा है। हिंदी में तो ऐसा है। हालांकि मैंने हिंदी में जब बच्चन साहब को देखा है, वो बहुत पंक्चुअल है, जो टाइम है उस पर आते हैं, टाइम पे ब्रेक के लिए इंसिस्ट करते हैं कि भाई भूख लग रही, खाना खाना। तो जो लोग प्रोफेशनल है वो करते हैं सर। और आजकल की नई पीढ़ी तो मैंने सुना है थोड़ी सी प्रोफेशनल है क्या? नई पीढ़ी है प्रोफेशनल, लेकिन बहुत से लोग लेट पहुंचते हैं, बहुत से नहीं। आप पहले ही बोलो भैया मुझे कितना टाइम बता दीजिए, कितने बजे पहुंचना है। अभी ट्रैफिक में 5-10 मिनट हो जाता है जो। ठीक है। आप कभी मुझे भी आपने नोटिस किया होगा, मैं टाइम पे आ गया था। तो ऐसा नहीं है आप चाहें तो ना आ पाए। तो दिमाग में आपके जब आया कि मैं स्टार हूं, मैं स्टार स्टार कुछ नहीं होता। आप एक्टर हैं, जिस तरह से हर कोई अपना एक मजदूर रोटी कमा रहा है, आप भी रोटी कमा रहे हैं। थोड़ा सा ग्लैमर की फील्ड में है और वो बेचारा ग्लैमर के फील्ड में नहीं है। फर्क यही है, रोटी वो भी कमा रहा है, रोटी हम भी कमा रहे हैं। ये अगर ये जो बात आपने कही अगर हर एक कोई समझने लग जाए। समझना चाहिए, समझना चाहिए। आप उससे बड़े नहीं है, और वो उसी के टिकट से, उसी के पैसे से आपको फीस मिलती है। बिल्कुल, ये बात वो जो ठेले पे है, जो सब्जी बेच रहा है, हर एक को समझना जरूरी है। जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो फिल्म एक बार देखते हैं सर। जो रेहड़ी पट्टी वाला है, जो सड़क पे घूम अपना धंधा कर रहा है, वो एक्साइटमेंट में एक फिल्म 5 बार 10 बार देखता है। ज्यादा पैसा उसके यहाँ से आ रहा है आपके पास, तो उसका सम्मान कीजिए। और हमारे जो स्ट्रगलिंग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं आज के जमाने में, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए। क्राफ्ट से मतलब है संवाद अदायगी, संवाद की स्पष्टता, प्रोनाउंसिएशन। और शॉर्टकट मत ढूंढिए, शॉर्टकट कुछ होता नहीं। अपना निष्ठा से थिएटर करते रहिए। थिएटर इज मस्ट। डायरेक्ट आपको कैमरे के सामने आके कोई
बड़ा रोल दे देगा, ये मत सोचिए। रंगमंच पे घिसिए, थोड़ा घिसते घिसते अभिनय की समझ आती है। और लोगों को हैरानगी होती है जब मैं कहता हूं कि मैं आज भी सीख रहा हूं अभिनय, मैं आज भी सीख रहा हूं। कई बार हम लोग शॉट दे के घर पहुंचते हैं, वापसी में कार ड्राइव करते वक्त दिमाग में आता, अरे यार वो शॉट में थोड़ा ये किया होता ना, तो और इम्प्रेसिव होता। कई बार मैं अपनी परफॉर्मेंस देख रहा होता हूँ टीवी पे या फिल्मों में, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं उसको बड़ा क्रिटिकली देखता हूँ कि ये गलत किया मैंने, ये नहीं करना चाहिए। तो अपनी आलोचना खुद करना आना चाहिए, दूसरों की आलोचना को सहज लेना आना चाहिए। और साहित्य जितना पढ़ें, कविताएं जितनी पढ़ें, कहानियां जितनी पढ़ें, अच्छा साहित्य, साहित्य मतलब चालू नावल नहीं, अच्छा नावल पढ़िए, अच्छा उपन्यास पढ़िए, क्लासिक्स, तो आपको चरित्र की समझ में आती है। उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, उठा के पढ़िए। प्रेमचंद को पढ़ जाइए, शरद चंद्र को पढ़ जाइए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़ जाइए, टैगोर साहब को। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितनी दिनकर जी की कविताएं को पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर जी, गालिब को पढ़िए, फैज अहमद फैज को पढ़िए, जितने भी ये उर्दू के बड़े बड़े शायर हैं, हिंदी के कवि हैं, हमारी हमारे जो महाकाव्य हैं, महाभारत है, गीता है, रामचरितमानस है, ये सब पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना आप एक्यूमुलेट करेंगे नॉलेज को, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे आप, वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में परिलक्षित होगा, दिखेगा कि यार इस आदमी को ये भी मालूम है। करेक्ट। कई बार डायलॉग बोलते बोलते लगता है कि राइटर ने ठीक लिखा नहीं है, तो उसको आप वहां पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। क्योंकि राइटर जो कई बार क्या होते हैं, वो लोग बेचारे घर में टेबल कुर्सी पे या लैपटॉप पे बैठ के लिख रहे होते हैं, उनको वहां की सराउंडिंग पता नहीं होती है कि सेट कैसा होगा, लोकेशन क्या होगी। आप लोकेशन पे पहुंचते हो, देखते हो यार यहाँ पे ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो एक एक्टर के अंदर एक राइटर होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने डायलॉग वहां खुद लिख ले, क्रिएट कर ले। मैं बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे सीरियल्स में डायलॉग लिखा है मैंने अपने, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता, तो मैंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस को निखारने के लिए लिखा था। तो वो ज्ञान आपको नहीं रहेगा, आप लेखक नहीं होंगे, तो डायलॉग गलत लिखा होगा तो आप कैसे सुधारोगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो वहां अपेक्षित है आपसे बोलना, वो अगर वहां नहीं लिखा है, आप नहीं लिख पा रहे हो, तो कैसे लिखोगे? तो ये मैं नए लोगों को बोलूंगा कि जितना पढ़िए, जितना अध्ययन कीजिए, दूसरों का काम देखिए, नकल मत कीजिए। इंस्पायर होना बुरा नहीं है, उसकी कॉपी करना बुरा है। हाँ। और ऑडियंस इतनी तेज होती है, वो तुरंत दे कैन मेक आउट कि आप किसकी कॉपी कर रहे हैं। अपना ओरिजिनल, अपनी देखिए, जैसे कभी अगर सिचुएशन आ जाए तो आप अलग तरीके से रोएंगे, मैं अलग तरीके से रोऊंगा। मेरा रोना है, आपका रोना आपका रोना है। मैं अलग तरीके से हंसूंगा किसी खुशी की बात पे, आप अलग तरीके से। बिल्कुल। अलग परिस्थितियों में आप अलग रिएक्ट करेंगे, मैं अलग रिएक्ट करूंगा। तो खुद को प्यार करना आना चाहिए कि मेरी हंसी ये है, मेरा रोना ऐसा है। कई बार जब रोना आता है तो हम लोग कई अनोइंगली शीशे के सामने चले जाते हैं, कैसा लग रहा हूँ रोते हो, कि मैं रो कैसे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं क्यों रोऊंगा, कैसे रोऊंगा। अगर मैं किसी भी पॉपुलर एक्टर की तरह रोने लगूं या हंसने लगूं, तो वो उसकी कॉपी हो जाएगी। वो आपका रोना दिखना कि ये आदमी ऐसा ही रोता है यार। ओरिजिनल। तो अपने रोने से प्यार होना चाहिए, अपने हंसने से प्यार होना चाहिए, अपने व्यवहार से प्यार होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको प्यार होना चाहिए। अनलेस अनटिल बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि किसी और की, कहीं आपको देखना क्या, वो बॉडी लैंग्वेज ये आदमी ऐसे यूज करता है कैरेक्टर के हिसाब से, वो अलग चीज है। वो बोलने का अंदाज आप देख सकते हो क्या है, वो जिसको आपने ऑब्जर्व किया है। जैसे एक्टर वर्ड जो है वो अपने आप में कंप्लीट वर्ड नहीं है, एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेटर इज सी, क्रिएशन, आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। टी, टाइमिंग, एक एक्टर की बिटवीन द डायलॉग्स टाइमिंग बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। अगला है लेटर ओ, ऑब्जर्वेशन।
एक एक्टर को बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, ऑब्जर्व करे, लोगों को देखे, भाई उसकी ऑब्जर्वेशन ऐसी जबरदस्त हो कि देखे आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी हाँ। बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे कर रहे हैं, वो कैरेक्टर के लिए जरूरी है। नेक्स्ट इज आर, रिदम। आपकी बॉडी में रिदम होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। बिना रिदम के कुछ बोलोगे, डायलॉग में भी रिदम होता है तो गड़बड़ हो जाएगा। डांस में भी रिदम है, डायलॉग में भी रिदम है। आप किस स्पीच पे बोलते बोलते खटाक उस स्पीच पे नहीं आ सकते। हम्म। तो ये सारी चीजों को मिला के एक्टर बनता है। आज हमारे ऑडियंसेस को शायद ये एक्टर की नई परिभाषा जानने को मिली है। मेरे लिए तो आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन थी जो आज इन्होंने दी। बहुत अच्छी बात कही कि एक्टर इज एन एब्रिविएशन, जिसमें ये सारी 5 चीजें अगर कोई ध्यान में रख ले तो वाकई में कमाल का एक्टर बन सकता है। अ, आपने कमाल के एक्टर की बात की, अगर अच्छे एक्टर की बात की, तो आप ये बताइए कि 2000 अर्ली 2000s में जो विलेन हुआ करते थे और आज के जो विलेन हैं, उसमें आपको कोई बेसिक नजर आता है, कोई डिफरेंस? कि जैसे पहले जोर जोर से हंसा करते थे ही हाँ हाँ हाँ, और आजकल एकदम ऐसे करके काम चल जाते हैं। एक्चुअली पहले रेफरेंस पॉइंट हमारे यहाँ रामलीला हुआ करती थी। हम्म। रामलीला में रावण को हम अट्ठहास करते हुए देखते थे। तो जो एक्टर थे वो रेफरेंस वहां से लेते थे कि विलन जो है वो रावण जैसा होना चाहिए। तो बात हंसी की आ रही तो लोगों ने रावण के जो लाफ्टर थे उसको उठा दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, विलेन तो इस तरह से भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने एक मेरे मित्र हैं शहजाद खान, वो अजीत साहब के बेटे हैं। अजीत साहब का मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था तो वो बोले कि जब मुझे जंजीर मिली थी तो किसी पार्टी में एक बहुत बड़े स्मगलर से मिल गए वो, और वो बड़ा कूल था। बड़े बड़े केसेस चल रहे थे उसके ऊपर, लेकिन बड़ा आराम से सिगारेट पी ले, हो जाएगा कोई बात नहीं, इस तरह से बोलता था। हाँ देख लेंगे। अजीत जी ने बोला कि मैंने उसको ऑब्जर्व किया था, ये ऐसा कैसे बोल रहा है, इतना सब केस चल रहा है, पुलिस पीछे है, सब कुछ है, अरे यार 3 पीस सूट पहन के टाई वाई लगा के आराम से कूल। बोला मैंने वो कॉपी की थी जंजीर में, तेजा में। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। अजीत साहब बहुत जोर से हा 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 नहीं करते थे, बड़े आराम से मुंह ना डालेंगे, बड़े आराम से बोलते थे। तो टेरर क्रिएट करने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं है, आप अंडर प्ले करके सामने वाले की ऐसी तैसी कर सकते हैं। वो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी अथॉरिटी है, वो होता है। तो आपको डिफरेंस कुछ नजर आता है पहले के विलन्स में और आज के विलन्स में? आज जो अब धीरे धीरे बहुत तो मेच्योरिटी आ रही है, बहुत लोग समझदार हो गए हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि चिल्लाना नहीं है, आपका कंटेंट जो है, आपकी बात जो है वो बड़े तरीके सलीके से, अगर आप जितना ठंडा होके भी बोलेंगे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा। जैसे मैं गुलजार साहब का इंटरव्यू देख रहा था तो गुलजार साहब बोले मैंने जब शुरू में फिल्में बनाता था तो बहुत वर्बेटिंग हो जाता था, डायलॉग डायलॉग भरता था क्योंकि मुझे लिखना आता था। बोला अगर कोई बदमाश है, विलेन है, और वो रिवॉल्वर निकाल के सामने लगा दे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो रिवॉल्वर निकालने के बाद फूल माला तो चढ़ाएगा नहीं। तो रिवॉल्वर दिखा देना ही मतलब है कि मार देगा, डायलॉग की जरूरत ही नहीं। तो बहुत जगह जहां हमें डायलॉग की जरूरत नहीं होती हम लोग काट देते हैं, ये जब बोलने की जरूरत है तो जेस्चर से बोल रहा है, आइए बैठिए, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं होती कई बार। सामने वाला समझ गया, बैठ गया वहां। तो बिना बोले जो आप बोलते हैं ना, वो बहुत इंप्रेसिव होता है। और वो अभिनय में सीखना होता है कि बिना बोले कैसे बोले, वो बहुत कठिन होता है। और आप बोल रहे हो कि आजकल वो ज्यादा उपयोग में आता है? बहुत आता है। साइलेंट सीन्स खतरनाक होते हैं, वो उसमें एक्टर की पहचान होती है कि ये कितना खेल रहा है, कितना कर सकता है। ये डायलॉग तो कोई भी बोलेगा, डायलॉग इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू आर सेइंग, द इम्पोर्टेंट इज हाउ यू आर सेइंग, करेक्ट करेक्ट। हाउ यू आर कन्वेइंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। वाह,
अब क्योंकि आप एक पोएट भी हैं तो हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ पंक्तियां कहें। बिल्कुल। ये रचना मैंने अपनी एक सखी के लिए लिखी है जो कैंसर से पीड़ित है। उसका नाम मैं यहाँ लेना उचित नहीं समझता। ईश्वर उसे दीर्घायु करें, ईश्वर करें वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। और उसको प्रेरणा देने के लिए मैंने ये रचना लिखी थी जिसका शीर्षक है जिजीविषा। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। मुक्त छंद की रचना है। तुमसे, हाँ तुमसे प्रथम परिचय के बाद, औपचारिकताओं के पश्चात, जब हुई हृदय से बात, तुम्हारी बहुत बोलती आंखों ने, बहुत मुस्कुराते होठों ने, बहुत कुछ छिपाने का, बहुत कुछ ना बताने का असफल प्रयास किया। तुम्हें असहज देख मैं निरंतर पूछता रहा, प्रश्न फेंकता रहा और कुरेदता रहा, कुछ और कुरेदता रहा। अकस्मात तुमने भावनाओं का विस्फोट किया, जैसे बादल एकाएक फट गया। जैसे बादल एकाएक फट गया, तुमने रहस्योद्घाटन किया और खींच ली मेरे पांव के नीचे से जमीन। खींच ली मेरे पांव के नीचे से जमीन। हौले से कहा बस, हौले से कहा बस, कुछ ही महीनों का साथ है, समय नहीं तुम्हारे पास है। मस्तिष्क में कर्क रोग का वास है। कर्क रोग मतलब कैंसर। कर्क रोग का वास है, तृतीय अवस्था के साथ है। चिकित्सकों का सुझाव है शल्य क्रिया अंतिम उपाय है। स्वस्थ होने की संभावना 50-50 है। तुमने चिकित्सकों की बात सुन ली, सुननी भी चाहिए। अब मेरी भी सुन लो, मित्र की बात भी सुननी चाहिए। चिकित्सक ईश्वर तुल्य होते हैं, साक्षात ईश्वर नहीं, परंतु हाँ ईश्वरीय चमत्कार अवश्य होते हैं। चमत्कार की प्रतीक्षा करो, प्रलाप मत करो। तुम मुझे छोड़ कहां जाओगी? तुम मुझे छोड़ कहां जाओगी? जहां जाओगी मुझे पाओगी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रहना होगा तुम्हें यहीं इसी पृथ्वी पे मेरे संग। दृढ़ जिजीविषा से संकल्प करो, राजयोग ध्यान करो, स्वयं से संघर्ष करो, मृत्यु को पराजित करो। जियो, जियो, जियो। कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और तुम्हारी निश्चित ही बड़ी होगी। अतः जीवन जितना भी शेष है स्वयं के लिए जियो, जन सेवार्थ जियो, परमार्थ जियो। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। ये पृथ्वी स्वर्ग से कम नहीं होती है। प्रतिपल अनुभव करो, प्रति श्वास जियो, भरपूर जियो, जी भर के जियो। और यदि चली भी गई तो कहां चली जाओ? और यदि चली भी गई तो कहां चली जाओगी? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यहीं रहोगी, यहीं इसी पृथ्वी पर इन्हीं वनस्पतियों में रहोगी, पुष्प की सुगंध में रहोगी, अग्नि सी प्रज्वलित होगी, नदियों में जल सी बहोगी, वायु बन गगन में उड़ोगी, भस्म बन होली खेलोगी हमारी काशी में। किंतु यहीं रहोगी, क्योंकि मरता तो नश्वर शरीर है, पंचभूतों में विलीन हो जाता है, और तुम मात्र शरीर नहीं आत्मा हो। अरे पगली, आत्मा कभी मरती है? आत्मा कभी नहीं मरती। तुम भी कभी नहीं मरोगी। तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में अपार प्रेम है, श्रद्धा है, और श्रद्धा कभी नहीं मरती। श्रद्धा बलवती होती है, श्रद्धा गहरी होती है, श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, श्रद्धा अटूट होती है। नहीं, श्रद्धा कभी नहीं मरती, श्रद्धा कभी नहीं मरती, श्रद्धा कभी नहीं मरती। ब्रिलियंट। बहुत ही डीप था ये, बहुत ही बढ़िया। इस तरह का अ, लेखन मैंने नियर पास्ट में अभी रिसेंटली कहीं नहीं सुना, ना देखा। ईश्वर मेरी प्रार्थना सुने, बिल्कुल, उस बच्ची को दीर्घायु बनाए। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि वो हमारे पॉडकास्ट देखें और प्रेरणा लें आपके इन शब्दों से कि अ, उन्हें भी चाहने वाले हैं इस दुनिया में। तो अ, बहुत अच्छा लिखा आपने, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सीआईडी में काम करते हुए आपका अनुभव कैसा रहा? सीआईडी में मैंने हमेशा नेगेटिव किरदार किया है, और आपके दर्शकों को झटका लगेगा। जितने भी सब पॉजिटिव उसमें रोल करते हैं वो आपके सीआईडी वाले, वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे ही शॉर्टकट होता है हम लोग गले मिलते हैं, एक साथ बैठे खाते पीते हैं,
हंसी मजाक करते हैं। दया इज ए गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त दया है, शिवाजी साकम है, अभिजीत है। तो ये सभी लोग बहुत हमारा मतलब बॉन्डिंग हमारी बड़ी जबरदस्त है। हम जो दुश्मनी दिखती है आपको स्क्रीन पे दिखती है, रियल लाइफ में वी आर गुड फ्रेंड्स। तो इसमें शिवाजी साटम के साथ का कोई एक्सपीरियंस है ऐसा आपका? क्योंकि बहुत वो हम भी लोग एक्चुअली जब फाइट भी करते हैं तो हमको ध्यान ध्यान रखते हैं कि हम एक दूसरे को चोट ना लगे, अच्छा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर तो दया मुझे पीछे से उठाता था, ऐसे पकड़ के पीछे से उठा लेता था। तो आप मेरे सेट पे पहुंचते ही बोलता था शैलेंद्र जी फिर आपको उठाना पड़ेगा मेरे को। एक एक एपिसोड किया था हमने उसका डिफरेंट, जिसमें मैं दया को टॉर्चर करता हूँ, दया को उठा लेता हूँ अपने दिन में और दया को टॉर्चर करता हूँ। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके ऊपर पानी फेंक रहा हूँ बाल्टी से, उसको तंग कर रहा हूँ। था, इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस। अलग अलग एपिसोड के अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, बट अलग मतलब अद्भुत। और सीआईडी की फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त। हाँ। अभी मैं परसों नरसों कहीं शॉपिंग कर रहा था, तो एक आदमी मेरे आगे ट्रॉली लेके था, पलटा, देखा, बोला सर कब आ रहे हैं सीआईडी में? बोलो हाँ आऊंगा। देखो जब बुलाते, जब बुलाएंगे तो आऊंगा। और ये आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है Longest। हिस्ट्री का। और उसकी व्यूअरशिप, मतलब मैं बताऊं आपको, मैं अच्छा इंसिडेंट आपने याद दिलाया। स्विट्जरलैंड, मैं पेरिस गया था बिटिया को ड्रॉप करने, तो उसकी छुट्टियां थी कुछ, तो मैंने कहा चलो स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं। हम स्विट्जरलैंड गए तो वहां हम लोग नोवेटल में ठहरे थे। तो खाना मंगाया हम लोगों ने, अपने हिसाब से अच्छा मंगाया होगा, लेकिन खाया नहीं जा रहा था, वो ब्लेंड था, कुछ स्वाद ही नहीं था। तो हमने पूरी प्लेट छोड़ दी। तो मेरी बेटी जरा बड़ी टेक्नो सेवी है, तो उसने खट 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 गूगल किया, बोली पापा एक केरला रेस्टोरेंट है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो हम उबर करके चलते हैं। मैं कहा, चलो। हमें पता नहीं था कि वहां बुकिंग वुकिंग होती है, पहले टेबल बुक करना पड़ता है, हम तो ऐसे चले गए थे। वहां एक गार्ड, इंडियन रेस्टोरेंट में गार्ड खड़ा था, हैव यू बुक द टेबल? मगर नो, नो सर एवरीथिंग इज फुल। मैं यार इंडियन दिमाग जाग गया, मैं दरवाजा खोल के घुस गया अंदर। तो जो मैनेजर था ना, ही जम्प फ्रॉम देयर। ये बहुत बढ़िया आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ही जम्प फ्रॉम देयर, माय गॉड सीआईडी विलेन हियर। वो दौड़ के आया, वो लोग सीआईडी वहां भी देखते, बताओ। तो वो लोग आए, वो इंडियन लोग थे, केरला के रहने वाला था। एक था जो उनका मैनेजर था, वो केरला का था, और जो उसका सारा कुछ हैंडल करता था रेस्टोरेंट में, वो उत्तराखंड का था। अच्छा। तो वो लोग वहां सीआईडी देखते होंगे। तो बोला सर सब कितने लोग हैं आप? मैं बोला भैया हम लोग 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। बोला सर वेट 2 मिनट। उसने एक एक्स्ट्रा टेबल लगवाया सर। अच्छा। एक्स्ट्रा टेबल के सभी लोगों की टेबल ऐसी नेकेड थी, हमारी टेबल पे टेबल क्लॉथ बिछा, और उसपे हमारा एक, उसपे पेन से एक लगा के एक तख्ती लगाया उसने। तो हाउ मेनी डेज यू आर इन स्विट्जरलैंड? मैंने कहा 5 डेज। 5 डेज दिस टेबल इज बुक्ड फॉर यू। वो एक्स्ट्रा लगा दिया था उसने। उस दिन लकीली मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मैंने उसको कान में बोला सुनो मेरी बेटी का बर्थडे है, तो कुछ छोटा सा केक कुछ कर लो। हाँ सर हो जाएगा। विद इन 15 मिनट्स पूरे रेस्टोरेंट में बर्थडे का माहौल बन गया, बैलून लगा के, ये वो पता नहीं ओहो। क्या। मेरी बेटी भी हैरान रही, पापा ये कैसे हो रहा है? मैं पता नहीं कैसे हो रहा है। फिर हम लोगों ने जितने डिशेज ऑर्डर किए थे, उससे एक्स्ट्रा डिशेज आनी शुरू हुई। तो मैंने मना किया, मैंने कहा ये तो हमने मंगाया नहीं है सर, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। तो मैंने बोला शायद बिजनेस के चक्कर में कर रहा होगा कि बिल बढ़ा दो। उसने जो एक्स्ट्रा डिशेज दी थी उसके चार्ज नहीं किए सर। और रोज हम लोग दिन भर तो स्विट्जरलैंड में घूमते थे इधर उधर, शाम को हम उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। टेबल हमारी बुक है, हाउस का फुल रहता था, हाउसफुल। वो टेबल पे उस पे बुक थी, हमारे नाम से तख्ती लगी हुई थी उस पे। और हम जाते थे, और तब तक वो समझ गया था ये क्या खाते हैं, वो बना बना के रखते थे, सर्व करते थे। लास्ट डे जब उनको पता चला कि ये लोग कल नहीं आएंगे, आज इनका आखिरी दिन है तरह हमारे रेस्टोरेंट में है, तो सर स्विट्जरलैंड में हमारे लिए गुलाब जामुन बना, और गुलाब जामुन खाली हम ही लोग की थी। और उसके बाद उसने जब हम लोग खा वा लिए, तो बोला सर आज पैसा मत दो। तो मैं बोला अरे नहीं सर पैसा तो दो। बोला सर हमारी एक ही रिक्वेस्ट है। मैं बोला बोलो।
हर स्टाफ के साथ आपकी एक सेल्फी चाहिए हमको, हर आदमी आपके साथ फोटो चाहता है। मैंने कहा फिर माई प्लेजर यार। फिर सारे ग्रुप में एक जगह इकट्ठा हो गए, बोले एक ग्रुप की फोटो ले। एंड आप हैरान होंगे, केरला इंडियन रेस्टोरेंट दे आर स्टिल इन टच। और उनका एक रिक्वेस्ट है कि जब आप स्विट्जरलैंड नेक्स्ट टाइम आएंगे, इधर नहीं जाएंगे, कहीं आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, इधर ही आओ, इंडियन खाना इधर मिलेगा। और वहां माहौल बड़ा अच्छा था, मतलब चारों तरफ गणपति की मूर्तियां, गणपति के पोस्टर। तो वहां बैठ के रेस्टोरेंट में ऐसा लगता नहीं था हम स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। उधर बैठ के लगता था कि आप कहीं इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे हैं। गणपति की पीतल की बड़ी बड़ी मूर्तियां, अच्छा, गणपति के पोस्टर चारों तरफ लगे हुए। तो ये सीआईडी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मूवमेंट है मेरे लिए। ये आपका प्यार ही है, आपका टैलेंट है जो लोग इतना सराहते हैं। बेसिकली आपने कुछ दिया है, वही आपको वापस मिल रहा है। वही है, ईश्वर की कृपा है, मैं मानता हूँ। मेरी बेटी हैरान हो गई थी कि पापा स्विट्जरलैंड में 50 लोग। फिर वो जब लोग उमफ्रा गए थे तो वहां भी मेरी बेटी को पकड़ के कई लोग बोलते थे आपके फादर का देख हमारी फोटो खींच देना। तो वो खींचने लगती थी। तो मेरी बेटी बोलती थी बाबा इधर भी लोग पहचान रहे आपको। मैं बोला भैया, मेरे पिताजी की बात याद आई मुझे। पिताजी कहा करते थे राजा स्वदेश पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये राजा की पूजा सिर्फ अपने देश में होती है, जो विद्वान होता है, जो कलाकार होता है, उसको हर जगह पूजा। उसके लिए भी मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूँ कि उसने इसी को बनाया। दोस्तों, अगर आप अपनी कला में माहिर होना तो ये पूरी दुनिया आपको झुककर सलाम करती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने, जिन्होंने अपनी कला से लोगों का दिल तो जीता ही जीता, साथ में अपने को एक्टर्स और अपने प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का भी दिल जीत लिया। और आज आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस का, मेरा दिल तो जीत ही लिया, साथ में हमारे ऑडियंसेस का भी दिल जीत लिया। हम समाज में फैले ऐसे ही हीरो नगीनों को ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाते रहेंगे। सक्सेस फंडे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। हृदय तल से आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब आप लोग मुझे, रवि अग्रवाल को भी दीजिए इजाजत। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। थैंक यू।